जहां पिछले कई दिनों से जनूबी जिला शोपियान के हुनर तलबा व तालबात ने मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करके न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि जनूबी जिला शोपियान का सर फख्र से ऊंचा किया। इसी दौरान कल शाम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जियोलॉजी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर लिस्ट मंजूर आया तो वहां पर भी शोपियान के पेंजोरा इलाके से इशफाक अहमद पाल ने कामयाबी हासिल करके न सिर्फ पेंजोरा का नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन और जनूबी जिला शोपियान का नाम भी रोशन किया। आपको बताते चले कि जियोलॉजी सब्जेक्ट में महज ही कुछ असामियां थी, लेकिन इशफाक अहमद पाल ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की। इसी दौरान इज़ेड न्यूज़ 11 से इस वक्त बराह रास्त इशफाक अहमद पाल जुड़ रहे और अपने हार्डशिप्स, इंस्पिरेशन और इस कामयाबी के हवाले से इजहार राय कर रहे हैं। थैंक यू इशफाक अहमद पाल फॉर ज्वाइनिंग इज़ेड न्यूज़ 11। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हम समझते हैं कि और शोपियान जो है यहाँ के बच्चों ने जो है मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई किया है, टॉप किया है। और कल शाम को एक ऐसी खबर आई है कि जहाँ पे शोपियान के एक और हुनर बच्चे ने जियोलॉजी सब्जेक्ट में जो है एज AP क्वालिफाई किया है। तो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं कि काफी टफ कंपटीशन था और कम पोस्ट थे, तो कैसा फील कर रहा है आफ्टर appointing after got selected in AP? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इशफाक अहमद है और मैं पिंजोरा शोपियान में रहता हूँ। एक्चुअली कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन इस एग्जाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो रिटन टेस्ट था। जैसे कि आपको पता है रिसेंट जो गाइडलाइंस है उसमें 70% वेटेज जो रिटन को दिया गया है। तो रिटन में जिसके पॉइंट्स अच्छे थे उन्होंने अच्छा किया है। आप खुद भी देख सकते हैं लिस्ट में कि रिटन पॉइंट्स ज्यादा डिसाइडिंग है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अभी बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। और ये जो सारा क्रेडिट जो जा रहा है मेरे मेहनत की है और इसके पीछे मेरे घर वालों, मेरे माँ बाप का सपोर्ट है। उन्होंने मेहनत की है, जमींदारी की है, मेरे लिए मतलब हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल रखी है। और उसके बाद मेरे जो आज के सुपरवाइजर है, अभी मैं PhD कर रहा हूँ, कंप्लीशन पे हूँ, प्रोफेसर गुलाम जिलानी है उनका नाम। वो अभी डीन स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स को। इशफाक साहब, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे चूंकि इस जो ऐसे पोस्टर्स के लिए या ऐसे लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत से हार्डशिप्स का बीच में आपने पहले ही जिक्र किया है कि योर पैरेंटल सपोर्ट वाज इनक्रेडिबल देयर। और आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके जिलानी साहब का नाम मेंशन किया है, जो आपके सुपरविजन थे, जो PhD जो आप कर रहे हैं, इस बीच अभी तक क्या किया है था आपने को? एक तो आपने जाहिर सी बात है एक बेसिक MSc किया होगा और उसके बाद क्योंकि नेट सेट ऐसी एलिजिबिलिटी इसमें मैंडेटरी है, तो हम हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इशफाक साहब ने कौन से ऐसे बीच में जो एग्जाम जो एग्जाम्स के साथ क्वालिफाई किए थे। जी सर, एक्चुअली मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 12th to 10th से। 10th मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंजोरा से किया है, तो 12th मैंने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी शोपियान से किया है। उसके बाद में BSc एडमिशन लिया है SP कॉलेज श्रीनगर से। तो मैंने 2012 में BSc कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ MSc अप्लाइड जियोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज द टॉपर इन द एंट्रेंस एज वेल एज इन द MSc डिग्री। सो उसके बाद मैंने PhD 2016 में ज्वाइन किया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो PhD छोड़ना पड़ा, पहला वाला PhD, ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स। तो 2018 तक मैं 3 इयर्स 2016, 17, 18, 16 और 17 में मेरा पहला PhD रहा। 17 में मैंने वो लीव किया। उसके बाद उस दौरान मैंने JK स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट विथ रैंक 2nd क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया थ्रू IGNOU। उसके बाद मैं 8 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान में काम कर रहा था एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर अप टू अक्टूबर 2018। तो उस दौरान मैंने CSIR नेट भी क्वालिफाई किया। तो उसके बाद अगेन इन नवंबर 2018 मैंने फिर से PhD ज्वाइन किया इन द सेम यूनिवर्सिटी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस। यानी आपने इस बीच मेरी नेट स्टैट और करंटली आप PhD परस्यू कर रहे थे कश्मीर यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल, और PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी किया है मैंने सर। क्योंकि यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि हम जब भी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो नॉर्मल सी बच्चा मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स को प्रेफर करता है।
उसके बाद बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे मेन सब्जेक्ट्स है। क्योंकि जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है ये स्लाइटली हमारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, तो इस बीच आपने जियोलॉजी को अप्लाई करना है, उसको ऑप्ट करना है, उसके बाद ये जानते हुए कि इसमें उतनी एकेडमिक पॉसिबिलिटीज नहीं है कल के डेट में। तो हाउ इज दैट जर्नी टू चूज सम डिफरेंट सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम देखते हैं, जो हमारी रूटीन सब्जेक्ट्स हुआ करती थी यहाँ पे? यस सर, एक्चुअली इट वाज 2008 में एक प्रोग्राम में, उस टाइम 11th में पढ़ रहा था बॉयज हायर सेकेंडरी शोपियान में। तो एक प्रोग्राम एसपी कॉलेज में था, वो था पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन पे। तो हमें वहां पे इनवाइट किया गया और हायर सेकेंडरी से, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी से हम 2 लड़के गए थे। तो वहां पे जब पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन पे मैंने देखा तो जियोलॉजी का मुझे शौक वहीं से बढ़ा। तो जियोलॉजी के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दूंगा। हालांकि 11th और 12th में शोपियान हायर सेकेंडरी में नहीं था जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। फिर मैंने उसके बाद ये जो AIEEE या CET वगैरह के लिए मेरा इंटरेस्ट कम था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं जियोलॉजी पढूं। मैंने इसीलिए एसपी कॉलेज में एडमिशन किया। पुलवामा कॉलेज में भी कर सकता था, मैं शोपियान कॉलेज में भी कर सकता था, लेकिन जियोलॉजी के लिए मुझे श्रीनगर आना पड़ा एसपी कॉलेज में। और उसके बाद मैंने गाइडेंस ली है, इनिशियल गाइडेंस जो मेरी रही फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर। वो है एक हमारे सर, वो अभी टॉप जियोलॉजिस्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो भी शोपियान से है फॉर्चुनेटली, और उनका नाम है मिस्टर अब्दुल कयूम पाल, वो डांगरपोरा से है। तो ड्यूरिंग द कॉलेज डेज तो मैं उन्हीं के गाइडेंस पे अप टू BSc मैंने किया है। तो आज भी मुझे उसकी गाइडेंस मिलती रहती है। इनफैक्ट इस रिटन टेस्ट में भी और इस ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है, कैसे करना है। तो अब्दुल कयूम पाल इज फ्रॉम डांगरपोरा। इशफाक साहब, यहाँ हम जानना चाहेंगे, ये इशारा इस और है कि Paul sir was the inspiration behind your success? Yes. He is the topmost. He is the senior geologist in Geological Survey of India, and currently he is the in charge director of the Geological Survey of India Unit Srinagar. Yes. आपने बीच में कहा था कि कई पर्सनल इश्यूज के बीच आपको बीच में एक बार पहला PhD लीव करना पड़ा। हार्डशिप्स बहुत उठाने पड़ेंगे इस बीच, इशारा ही है। तो कितनी ऐसी हार्डशिप्स, कितने ज्यादा हार्डशिप्स आपको इस सफर तक अभी तक आपको फेस करने पड़े, जानना चाहेंगे? पर्सनल लेवल पे बोलूं सर, जब तक आपके पेरेंट्स का आपके लिए सपोर्ट है तब तक आप वो नहीं बर्दाश्त करेंगे आप ज्यादा हार्डशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो दूसरी टाइप के हार्डशिप्स हो। जब तक आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट है तो आपके वो जो हार्डशिप्स है उनको कर्व करने के लिए आपके पेरेंट्स का जब तक सपोर्ट है तब तक आपके लिए कोई भी गोल अचीव करना वो मुश्किल नहीं है। मेरे लिए घर वालों ने हार्डशिप्स आई है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स आई है, मेंटल भी कभी कभी स्ट्रेस में था, कभी कभी मतलब फ्यूचर को लेके होता है, हर कोई होता है, चाहे वो कैसा भी बंदा हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, रिसर्च में हो। लेकिन मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट ने मुझे उन हार्डशिप्स को इग्नोर करने में बहुत हेल्प की है। हार्डशिप्स आती है, हर एक के लिए आती है। इशफाक साहब, जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे देयर वाज ओनली 5 to 8 अराउंड पोस्टर्स वाज इन जियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। AP में भी उतने चांसेस नहीं है, 20 से 30 के राउंड पोस्टर्स हैं। और हम देखते हैं कि PhD लेवल से लेके यहाँ PG लेवल से लेके PhD रिसर्च सारे बीच बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल अब है, और कहीं ना कहीं सैचुरेशन गैप भी बढ़ रही है। उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी जो अभी PG के बाद नेट, सेट और दीगर एग्जाम जैसे रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, देन उनके लिए क्या मशवरा रहेगा? बीइंग एज लिमिटेड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफायर, ओनली 5 पोस्टर्स वर देयर, यू क्वालिफाई अराउंड JK, उन बच्चों के लिए क्या मशवरा रहेगा? क्योंकि एवरीवन नॉट बिकेम इशफाक, 5 में से आप खुशनसीब हैं। So how do you see this as a message to the other students who are there in the field? यस सर, देखिए सर, हर एक फील्ड में, चाहे देखिए मैंने अप्लाई किया था जब 2000 मार्च में एक नोटिफिकेशन निकली थी हमें, उसमें खाली एक पोस्ट था। मैंने ये नहीं सोचा था कि एक पोस्ट है मैं क्यों अप्लाई करूं, मेरे पास PhD भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि गाइडलाइंस निकली है, इसका रिटन होगा, तो मैंने सोचा रिटन में मैं मेहनत कर सकता हूं, तो एक पोस्ट था मेरे लिए काफी है।
तो ये सोचना, देखिए सर, अभी जो भी इनिशियल स्टेज पे है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे है या उन्होंने मास्टर्स किया है, अपना सब्जेक्ट अगर उसमें इंटरेस्ट है उनको, वो स्ट्रांग बनाए अपना सब्जेक्ट, और इंशाल्लाह देखिए वो आगे जाके इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, अपने फील्ड में एडजस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये जो आप कह रहे हैं लिमिटेड है, मतलब आगे जॉब सिक्योरिटी इश्यूज है, वैकेंसीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, राइज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, लेकिन ये है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें है कि इसमें ये जो स्टूडेंट्स है एज ग्रेजुएट लेवल, एज बीएससी लेवल और बीए लेवल, इसमें इनमें एक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेरे ख्याल से जो बीएससी करके या बीए करके निकलेंगे कॉलेज से, या उनको ये भी अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि वो रिसर्च में जाएंगे या एकेडमिक्स में जाएंगे, या वो क्विट करेंगे आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। सो मेरे ख्याल से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो कैंडिडेट्स है नए आएंगे, इनको स्किलफुल बनाएंगे। ये नहीं कि खाली कॉलेज के ये टीचर एज ए टीचर या एज ए लेक्चरर उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, नहीं, डिफरेंट और भी ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, उसमें टेक्निकल ये डिफरेंट टेक्निकलिटीज उनको सिखाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल से जो भी करोगे आप, मेहनत से करो, लगन से करो, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। जैसे कि मैंने आपको अपना बताया कि मुझे 11th फ्रॉम 2008 आई वाज क्यूरियस अबाउट जियोलॉजी, एक्सप्लोरिंग न्यू रीजन्स, न्यू एरियाज, न्यू एरियाज ऑफ द अर्थ। तो मैंने बहुत सारी ऐसी जगहें देखी है, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स देखी है, अल्पाइन लेक्स देखी है, माउंटेनियस रीजन्स देखे हैं। तो मेरा वही पैशन था, इसलिए वो मेरा सब्जेक्ट था, वो मेरी खुशकिस्मती थी कि इसी सब्जेक्ट में ये देखने को मुझे मिला। तो मैंने अपना पैशन फॉलो किया क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था। मैं AIEEE में इंजीनियरिंग भी कर सकता था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था 12th में वो मेडिकल था, नॉन मेडिकल था। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, घर वाले ने सजेस्ट किया आप नॉन मेड में जाओ, लेकिन मेरा जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ जियोलॉजी में, तो अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया हमेशा। इशफाक साहब, जाते जाते कल शाम तक इशफाक अहमद पॉल आप थे, आज भी हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इशफाक अहमद पॉल जियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं। हाउ वुड यू सर्व योर नेशन बीइंग एज अ जियोलॉजिस्ट? बिकॉज एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, और ये जाते जाते, क्योंकि we have seen as being as the geology is concerned that Kashmir is based on the earthquake prone zone. How will you serve now being as a geologist in Valley? जी सर, मेरा यही रहेगा, मेरा मेन फोकस जो रहेगा, एक तो अपने सब्जेक्ट में जो भी मेरे स्टूडेंट्स या मेरे कैंडिडेट्स आएंगे मेरे फील्ड में, उनको ना कि स्टेट लेवल बल्कि नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं उनको मतलब डायरेक्शन दूं, डायरेक्ट करूं, गाइड करूं कि ये एग्जाम्स हो रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल आफ्टर बीएससी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जो हमारे जियोलॉजी बच्चों को पता भी नहीं है, ठीक है, हमें भी पता नहीं था अपने टाइम में। तो इसलिए मेरा यही रहेगा कि मैं उनको खाली स्टेट लेवल के लिए नहीं बल्कि नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स और फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स है जो हमें पता नहीं थी अपने टाइम में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन, और जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिस कहीं पे भी किसी में कॉलेज JNK में किसी भी कॉलेज में हो, तो मैं उनको गाइड करूंगा। और एज पर एज ये आप बोल रहे हैं अर्थक्वेक 5 जोन में हमारी ये कश्मीर आती है, तो साथ ही साथ मेरा ये मकसद है खाली अर्थक्वेक से नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे जो ये हमारी वैली है वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, लाइक एवलांच, लैंडस्लाइड्स है, और ये ड्राफ्ट कंडीशंस है, हमारा पानी खत्म हो रहा है या पोल्यूट हो रहा है, और अर्थक्वेक्स भी है बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा खाली जियोलॉजी स्टूडेंट्स को नहीं, डिफरेंट जो हमारी लोकेलिटी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, जो लोकल लेवल पे है, विलेज लेवल पे है, या इवन ब्लॉक लेवल पे, जो भी पॉसिबल होगा मुझसे मैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा कि फॉर एग्जांपल वाटर कंटेमिनेशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, एंथ्रोपोजेनिक ये इफेक्ट कैसे करता है कि जो हमारा जो वाटर है पीने के लायक, आपने देखा होगा जो हमारा रंबी आ रहा है, पहले हम उससे डायरेक्ट पानी पिया करते थे, लेकिन आज नहीं पी सकते हैं। वजह यही है कि हमने उसे पोल्यूट किया।
तो मेरा अप्रोच यही रहेगा, मैं उनको अवेयर करूं जो नेचुरल फिनोमिना या एंथ्रोपोजेनिक ये एक्शन से हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्स है, लाइक वाटर है, सॉइल है या फॉरेस्ट्स है, ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनको कैसे बचाया जा सकता है। इशफाक अहमद पाल साहब, चूंकि आपके पास एक कृति और बिजी शेड्यूल है, मुबारकबादी के मुस्तक हैं, हर तरफ मुबारकबादी आपको आ रही है, आपके दोस्त अहबाब आपको इस वक्त जो है बिजी पाते होंगे। इस बीच आपने टाइम निकाला अपने विव्स, एक्सप्रेशन, हार्डशिप्स, सफर, जर्नी के बारे में हमें मुफस्सल गुफ्तगू इस कन्वर्सेशन में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया है इस न्यूज़ 11 को कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।